गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। और बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया लग रहे हो आप। तो आप ये बताओ, आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हो? आज मैं पूरी की पूरी यूट्यूब की फैमिली के लिए ऑल इंडिया रैंक 9 CS रोनित जैन, उनके साथ आज हम इंटरव्यू करेंगे। ये इंटरव्यू बहुत सारे बच्चों को पता है कि मैंने पहले लाइव भी किया था, बट ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाया था। तो मैंने रोनित से दोबारा रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी फैमिली के लिए इंटरव्यू डालें, क्योंकि सर CS प्रोफेशनल के बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में थे कि सर हमारा प्रोफेशनल का भी तो जो ऑल इंडिया रैंक है उनसे भी इंटरव्यू लो। तो फाइनली आज वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं जी। जितने भी आपके क्वेश्चन थे ना, वन बाय वन हम रोनी से पूछेंगे, और मुझे लगता है उससे बेस्ट गाइडेंस जो है आपको नहीं मिल पाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सर? एक ऐसा साधारण स्टूडेंट, मतलब जिन्होंने दिसंबर 19 में एग्जाम दिए थे, उस टाइम 399 मार्क्स थे जी। 125 नंबर इंक्रीज हुए दिसंबर 20 में, 525 नंबर है, ऑल इंडिया रैंक 9 है। और आप खुद समझ सकते हो कि एक फेलियर से रैंक लेने तक की कहानी में कितना स्ट्रगल होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, अगर तीनों ग्रुप दिए ना, तीनों ग्रुप में अगर क्लियर नहीं हुए, बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं मुझे एग्जाम देने ही नहीं है। एग्जाम देने, तीनों ग्रुप निकालने, फिर ऑल इंडिया रैंक लेके आना सर छोटी बात नहीं है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप सब लोग रोनित को सुनना चाहते हो, तो जी फटाफट से लाइव रोनित को ऐड करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे रोनित से पूछेंगे, और फीलिंग्स पूछेंगे, उसकी क्या रैंक लेने के बाद की फीलिंग है, और किस तरह से रैंक लिया जाता है, और किस तरह से एग्जाम निकाले जाते हैं। ठीक है जी, जोड़े रोनित को। आओ जी फटाफट से पहले रोनित को जोड़ते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जब ऐसे बच्चे इस मुकाम पे पहुंचते हैं ना, मैं चाहता हूँ मेरी जो आप लोग हो ना, आप भी बहुत जल्दी इस मुकाम पे पहुंचो, और जब आपका एग्जाम आए, रिजल्ट आए, आप कहोगे सर मजा आ गया। आओ जी, रोनित को अपने साथ जोड़ते हैं। हेलो रोनित। हेलो सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है? नीतिन से बढ़िया हाल है, बिल्कुल। आप कैसे हाल है? मैं बहुत बढ़िया। आप बताओ क्या हाल चाल है? ये आपके आपके पीछे जो फोटो लग रही है वो आपके छोटे होते हैं क्या? हाँ सर, वो छोटे बन की है। बहुत बढ़िया। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन यार, कि थैंक यू आपका सर, ऑल थैंक इंडिया यू। रैंक 9 आया। ये बहुत बड़ी बात है। और बस मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे इवन बहुत प्राउड फील हो रहा है। मतलब आप समझ नहीं सकते कि मेरे इस टाइम फीलिंग क्या है। और बताओ बाकी, आप ये बताओ सर, जब। आप पूरा क्रेडिट आपको जाता है सर, क्योंकि आपने पढ़ा और हम पढ़े और इस लेवल पे बैठे, तो सर मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू यू टू सर। नहीं, थैंक यू सो मच। ये तो बल्कि आप ये कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आप मतलब डाउन टू अर्थ एक इंसान होता है, कि रैंक लेने के बाद भी कि कहता है चलो क्रेडिट किसी और का है। नहीं तो क्रेडिट मेरा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। देखो सिंपल, एक पेपर से रैंक नहीं आता, 9 पेपर से रैंक आता है। और हर पेपर के अंदर आपने मेहनत की होगी। और मैंने अभी ना 2 मिनट 1 मिनट पहले बच्चों को बताया कि आपने दिसंबर 19 में एग्जाम दिए थे। उस टाइम 399 आपके मार्क्स थे, और अब मेरे ख्याल से आपके 525 नंबर हैं शायद। तो यस सर। 126 नंबर का इंक्रीमेंट, मतलब फेल होने के बाद पहली बात तो ना बच्चे ये सोचते हैं कि क्या हम एक ग्रुप दें, दो दें, या तीनों दोबारा दें, क्योंकि पहली बात तो हिम्मत ही नहीं होती। और अगर हिम्मत जुटती भी है तो बच्चा कहता है बस पास हो जाऊं, एग्रीगेट बन जाए, मतलब उसके बाद भी आपका ऑल इंडिया रैंक 9 आए, क्योंकि लास्ट साल ना कोरोना के चक्कर में पढ़ाई इतनी बच्चों की हो नहीं रही थी। और मतलब यस यही, सर। मतलब पूरी फैमिली ना यही जानना चाह रही है कि आपने उस टाइम पे कैसे पढ़ाई की, कैसे आपने आपको मोटिवेट किया, क्योंकि एक बार फेल होने के बाद दोबारा उठना ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ऑल इंडिया रैंक 9 लेके आना, ये तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि सिंगल डिजिट रैंक लेके आना मेरे अकॉर्डिंग तो सर आसान बात नहीं है। मेरा तो कभी रैंक नहीं आया। मतलब मैं तो ये लगा लो कि हाँ, मतलब मेरे नंबर अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि नंबर बेकार थे, बट रैंक मेरा लाइफ में कभी नहीं आया। बट हाँ, मेरे अब आप लोगों का रैंक आ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा रैंक आ रहा है। ये मुझे बहुत खुशी लगती है। चलो रोनित, और बताओ, पहले तो बताओ जब रैंक आया क्या फीलिंग थी आपकी? सर, पहली बार तो रिजल्ट खोला था, आई वाज ऑन अ बस, तो जैसे ही खोला तो सबसे पहले पास पास और पास देखा था, तो अच्छा। पहली चीज तो वो थी कि ठीक पास हो गए। दूसरी बार जब नंबर देखे तो फिर ऐसा लगा कि रिजल्ट मेरा ही है क्या, क्योंकि वो अच्छा। एकदम श्योर नहीं होता कि हाँ अपने ही है ये चीज। हम्म। और जब आपके 524 दिख रहे हो तो बिल्कुल नहीं होता। अच्छा। तो मैंने एक बार बैक गया, फिर रोल नंबर डाला, रजिस्टर नंबर डाला, फिर गया, अच्छा, और दो दो जब बार, वो वही ओपन हुआ। दो दो बार चेक किया आपने? हाँ सर, दो दो बार चेक किया। एक्चुअली क्या है, आईसीआई ने पिछली बार भी एक बार किया था ऐसा कुछ, तो हम्म। एक मन में फीलिंग आ जाती है कि ऐसा नहीं होगा कि हमारे साथ भी 10 मिनट में रिजल्ट कुछ और हो जाए। हाँ, तो सही 10 मिनट बात। बाद फिर चेक किया था कि हाँ ठीक है, सेफ है, बिल्कुल वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ से। देन जब
थोड़ा रियलाइज हुआ कि 524 है, तो मुझे मन में आया कि रैंक हो सकती है। 9 तो तब भी नहीं आया था, लेकिन तभी आ गया था कि 23 24 कुछ तो लगी होगी। और बिल्कुल जब खेला और स्टार्टिंग में रोनित जैन लिखा आया, तो मतलब फीलिंग मुझे स्पीचलेस थी, क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था अपने बारे बहुत में बढ़िया यार, कि बहुत क्या बढ़िया। था। और 9th रैंक, और मतलब मेरा पे ड्रीम पूरा हो गया। और पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल, वो सर बहुत बहुत ज्यादा पेरेंट्स थे मेरे, जो मम्मी थी वो रोने लगी थी उस टाइम, क्योंकि उनको ऐसा था कि ये पास हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत किया। हम्म एक्चुअली मम्मी थे, पापा थी, और सबसे ज्यादा मौसियों ने भी मेरे लिए बहुत किया, मतलब हम्म अंजू हम्म। मौसी थी, तो अच्छा, उनसे मैं आपको कांटेक्ट था। आपको नहीं लगता कि वो मोमेंट लाइफ टाइम याद रहेगा आपको, मतलब वो मोमेंट कभी भूल नहीं लाइफ टाइम सकते? सर, लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकते सर कभी, क्योंकि एक्चुअली पापा ने 3 शब्द जो व्हाट्सएप पे मेरे से कहे थे, वो थे वी प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया। 22 साल लगाए थे सर मैंने ये चीज सुनने मतलब में मैं, अपने। सही बात है, मतलब आपने बहुत बढ़िया लाइन बोली कि 2.5 साल लगाए उस 2 वर्ड को लेने के लिए, और जब पापा ने बोला ना कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ये बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स ना अब छाती चौड़ी करके चलते होंगे कि हाँ भाई, मेरा बच्चा जो है वो सीएस में रैंक है वाकई। यस सर डेफिनेटली मतलब सर, एक क्योंकि अलग ही जब फीलिंग होती है, एक अलग दुनिया होती है वो। बहुत यस बढ़िया। सर, क्योंकि सर मैंने ऐसे कहा ना, मैं बस में था उस हम्म टाइम जब रिजल्ट ओपन हुआ था। तो पहली बात तो पापा ने बस का उतरने का इंतजार किया, जब आया तो उनकी जो खुशी थी वो एक एक्सट्रीम लेवल पे थी, वो शायद अपने लाइफ टाइम में भी इतनी खुशी उन्हें कभी नहीं थी सही बात है, जितनी इस बिल्कुल। टाइम हुई थी। ये तो है, मतलब मुझे मुझे अभी तक याद है, आपका तो चलो रैंक है, मैं तो पास हुआ था अब सीए फाइनल के अंदर, बट हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकला। तो मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे, मम्मी के चेहरे पे जो स्माइल थी, जो खुशी के आंसू थे ना, मतलब वो मैंने कहा ना कि वो आदमी तरसता है कि कब मैं वो आंसू या कब वो स्माइल मैं दोबारा देखूं। बट वो ना सिर्फ आती एक बार है, जब आप इंसान मतलब पास, जब आप पास हो जाते हो ना, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि आज मेरा बच्चा जो है सफल हो गया ना, इससे बड़ी खुशी उनके लिए भी कुछ नहीं होती। ये तो है। चलो रोनित, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच, थैंक आपने यू सो टाइम मच सर। निकाला, क्योंकि ना मैंने अभी सर बच्चों को आपने टाइम बताया। निकाला, आपको थैंक यू सर। मैंने पता है अभी बच्चों को बताया कि पहले हमने लाइव इंटरव्यू लिया था, बट वो ऑडियो के चक्कर में रिकॉर्ड सही से हो नहीं पाया। तो अब बहुत सारे बच्चों के देखो क्वेश्चंस हैं, मतलब ये सेशन जो है ना, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, और आप मुझे ना टीचर मत समझना, ये समझना कि मैं एक स्टूडेंट ही हूँ जो सामने वाले बच्चे हैं। मतलब मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ये मान लो, बस मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ कि उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे सीएस प्रोफेशनल के इस वीडियो को देखेंगे, वो जब इस वीडियो को कंप्लीट करें ना, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वाकई ही उन्हें इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है। ठीक है, और जब वो अब जून में एग्जाम देंगे, जब वो अभी एग्जाम देंगे, तो वाकई ही वो ये कहें कि जो रोनित ने हमें गाइडेंस दी थी ना, वो हमारे काम आई है। बिल्कुल, मतलब एक ऑनेस्ट गाइडेंस, जैसे आपके होता, पता क्या, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने एग्जीक्यूटिव वालों को भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि हमारा रैंक आ गया, तो रैंक आने के बाद ना हम सारी चीजें कई बार खोलते नहीं है। हम्म, ठीक है, वो चीज मत करना, मतलब कहना क्या चाह नहीं रहा हूँ सर, कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मतलब ये आपके भाई बहन ही है, ये हम्म, आपके घर के मेंबर ही हैं, इनको इस तरह से एडवाइस देना कि जब ये एग्जाम देने जाएं, वो उस गाइडेंस को फॉलो करें, उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आई जो विल ट्राई स्माइल, माय बेस्ट सर। हाँ, जो स्माइल आपने अपने पेरेंट्स के चेहरे पे देखी है ना, आप ये दुआ करो ये सब लोग भी देखें अब। डेफिनेटली सर, ठीक है, डेफिनेटली। चलो जी, तो क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रोनित मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे मेजर जो क्वेश्चन ये आता है कि तीनों पेपर जो एक साथ दे रहा है, उस तीनों पेपर को मैनेज कैसे करे, मतलब वो किस तरह से पढ़े। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं सर 9 के 9 पेपर एक साथ पढ़ें, या पहले फर्स्ट सेकंड मॉड्यूल पढ़ें, या सेकंड थर्ड पढ़ें, किस तरह से मतलब वो एक साथ लेके चलें ताकि उनकी रिवीजन भी अच्छी हो और उनके एग्जाम में नंबर भी अच्छे आए। सर एक्चुअली यहाँ तो जो स्टूडेंट होंगे वो सर 2 सेक्शन में डिवाइड हो सकते हैं। हम्म। पहली बात तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही जून में होने वाला है, ठीक है। और सेकंड ये होगा जिन्होंने दिए थे लेकिन किसी भी वजह से वो नहीं निकले। हम्म तो पहले अगर हम देखते हैं इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो ये डीम करके चल रहे हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा इस टाइम हम्म तक। हम्म तो उन्हें अब यहाँ से रिवीजन स्ट्रेटेजी अपनी तैयार करनी है कि हमें 5 to 6 रिवीजन करने ही करने हैं, कैसे कैसे भी, मतलब बहुत अच्छी से रिवीजन की होनी चाहिए यहाँ पे 5 to 6 हम्म एटलीस्ट। और अब अगर 9 सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो पर सब्जेक्ट हमें वो देखना पड़ेगा। हम्म जैसे गवर्नेंस आपको डेली पढ़ना है, ऑडिट आपको डेली पढ़ना है, लेकिन जो प्रोविजन वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे टैक्स हो गया, सीएफएल हो गया, उसी प्रकार अगर डीआर है, सीआर है, तो उनमें कंसेप्ट की मजबूती बहुत तगड़ी होनी चाहिए। हम्म। मतलब अगर हम आईबीसी की भी बात कर रहे हैं, तो आईबीसी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से क्रैमिंग कर ली, हाँ 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 तो हाँ। वो चीज नहीं चाहिए। सेक्शन 7 को फील करो आप कि हम्म अगर आपको पिटिशन फाइल करनी है तो क्या करना है,
क्योंकि आईसीएसआई प्रोसीजरल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, किसी भी हम एक्सपेक्ट में जाए तो हमें प्रोसीजरल पार्ट को इस तरह से करना चाहिए कि कंसेप्ट पे पकड़ पूरी तरीके से चाहिए। ठीक है। और रिवीजन स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन आपके उससे ही निकला कि मतलब क्या कोई ऐसा पेपर है, मतलब जो बच्चे को आप ये सजेस्ट करते हो कि उसको डेली रिवाइज करना ही चाहिए? मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मान लो टेक्स्ट में है, प्रोविजन है, आपने समझ लिए, आपको याद रहेंगे, बट कई बार पेपर के अंदर ऐसा होता है कि प्रोविजन कम होते हैं बट वो रिटेंशन के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है, और कई बार बच्चा उसको पढ़ता नहीं है, वो बाद में जाके पढ़ता है, और जब बाद में पढ़ता है नंबर उसमें आते नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से पेपर हैं कि जो बच्चे को रूटीन बना ही लेनी चाहिए कि डेली पढ़ना ही पढ़ना है? सर एक्चुअली मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। गवर्नेंस और ऑडिट, मतलब वो आज भी ऐसे सब्जेक्ट थे कि मुझे डराते थे वो एक टाइम तक, गवर्नेंस और ऑडिट। और दिसंबर में बहुत हालत टाइट थी 19 के अंदर, क्योंकि ऑडिट में तो मैं फेल था और गवर्नेंस में जैसे तैसे पास हो गया था। तो गवर्नेंस में मैंने एक चीज कर ली थी कि स्मार्ट स्टडी इज बेस्ट पॉलिसी गवर्नेंस और ऑडिट के लिए। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन से चैप्टर ज्यादा वेटेज रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ छोड़ के जाओ, पर इतना ही है कि जो ज्यादा वेटेज है उन्हें ज्यादा करो और डेली करो। क्योंकि ऐसा होगा जो लेस वेटेज चैप्टर है, जो आईसीएसआई कई बार इग्नोर कर देता है या पूछेगा भी तो ज्यादा मार्क्स नहीं पूछता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर सकते हो। लेकिन जैसे गवर्नेंस में रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक हो गया, या हमारा एथिक्स का जो टॉपिक हो गया, या फिर कंप्लायंस का जो टॉपिक हो गया जिससे रिटेंशन चाहिए, तो उसमें आपको ये करना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट आपने वीक के फर्स्ट डे आपने अच्छे से कंप्लीट रिवाइज कर लिया था, तो वीक के लास्ट में आप एक चीज ये कर सकते हो कि बिल्कुल एंड टू एंड जाओ, मेमोराइज करो कि रिस्क मैनेजमेंट में कितने टॉपिक थे, जो मैं हमेशा करता था। बहुत बढ़िया। तो एक दो चीजें ये हैं। और थर्ड सबसे बेस्ट तरीका होता है जो कल पढ़ा था वो आज पढ़ो। बहुत पहले वो पढ़ लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब ये बात तो मैं नॉर्मली क्लास के अंदर ही बोलता हूँ कि जो आपने कल पढ़ा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन स्टार्ट करो, पहले कल को रिकॉल करो आंखें बंद करके, उसके बाद फिर नेक्स्ट रिवीजन स्टार्ट करो। होगा क्या, वो कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होते जाएंगे। ये नॉर्मली मैं मतलब बच्चों को बोलता भी हूँ। चलो, इट मीन्स अगर कोई बच्चा, आप ध्यान सुनना जी, रोनित ने बहुत बढ़िया चीजें बोली हैं कि अगर आप तीनों ग्रुप देना चाह रहे हो तो आपको कुछ पेपर ऐसे हैं जो आपको डेली ही पढ़ने पड़ेंगे, और रिवीजन जो आपको करनी है वो सिस्टमेटिक तरीके से करनी है। मतलब प्रॉपर टाइम टेबल आपका तैयार होना चाहिए, उसके बेस पे अगर रिवीजन करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। अच्छा रोनित, एक बच्चे का क्वेश्चन ये ना बहुत ज्यादा आया इस बार कि एडवांस टैक्स, क्योंकि ना एक पेपर ऐसा है, मतलब जो मुझे लगता है सीएस के अंदर ना, एक तो एग्जीक्यूटिव का बच्चा टैक्स और प्रोफेशनल का बच्चा एडवांस टैक्स। बच्चा मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से ना बस ये कहता है, हे भगवान कि बस मुझे 50 नंबर दे देना, बाकी सब तुम ही ले लेना चाहिए। मतलब ऐसा क्या, मतलब एडवांस टैक्स का पेपर आपने, आपके मेरे ख्याल से एग्जाम्शन है? यस सर। हाँ, तो मतलब एडवांस टैक्स का पेपर बच्चा कैसे प्रिपेयर करे, मतलब किस तरह से वो सिस्टम फॉलो करे कि उसको पहली बात तो एग्जाम देने में डर ना लगे, और दूसरी बात अगर मान लो एग्जाम मुश्किल से मुश्किल भी आ गया तो वो किस तरह से पेपर सोल्व करके आए कि उसके नंबर आने चाहिए? सर सबसे पहले तो आपको एडवांस टैक्स पढ़ना है तो आप ऐसे मत पढ़ो कि आप स्टूडेंट हो, आप ऐसे पढ़ो कि आप प्रोफेशनल हो। बिल्कुल। अब आप चाहे जॉब कर रहे हो या प्रैक्टिस हो, 90% तो प्रैक्टिस हो तो ज्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल। तो वहाँ क्या होता है ना कि जब आपको किसी को समझाना या क्लाइंट को गाइडेंस देनी है तो आप चूक नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। 1% भी, क्योंकि अगर वहां चूके तो आपको पता प्रोफेशनल सबको अच्छा खासा होगा। बिल्कुल। तो मैं हमेशा एक ही मेंटलिटी से पढ़ता था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, और कभी भी मेरा क्लाइंट आके मुझसे पूछ लेगा भैया बताओ सेक्शन 17 में आईटीसी चाहिए कैसे लेंगे, या 17(5) में मुझे ब्लॉक क्रेडिट है, अच्छा, मुझे मतलब उसमें भी आपको याद है अभी तक सेक्शन पूरे? सर मेरे को अभी भी सेक्शन याद है, लगभग तो याद है। बहुत बढ़िया। तो मैं कोट भी किए थे मैंने। अच्छा। तो ये है एडवांस टैक्स पढ़ने का तरीका। दूसरा, प्रोविजन पे पकड़ बन जाए तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ प्रोविजन पढ़ लिया, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, क्योंकि हाँ स्टार्टिंग में हमें डर लगता है कि यार हमें आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन में। बिल्कुल। और एक बार आप चूके तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोविजन आपको अच्छे से नहीं हुआ है, इसलिए आप चूके हो। बिल्कुल सही बात तो है। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका सबसे सही होता है प्रेजेंटेशन। ज्यादा काटापीटी नहीं चाहिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेट प्रेजेंटेशन भी नहीं चाहिए आपको, बस सिंपल रखना है। मतलब मैं हमेशा ऐसा करता था, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, और नीचे डालता था नोट्स, जो प्रोफेशनल तरीका होता है कि नोट्स डाल के नॉर्मली मैंने क्लास के अंदर भी कई बार बोला वर्किंग नोट्स की बहुत वैल्यू होती है। हाँ 100% मैं हर जगह बना के आया हूँ। हाँ, तो मतलब वर्किंग नोट्स आपने बनाए थे?
बहुत, मैं पूरे ही बना के जहाँ लिखा है नहीं लिखा है मैं तो डील करके चलता हूँ कि उसको नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ क्योंकि वो बहुत क्लाइंट है सर, सबसे बड़ी बात तो उसे कुछ नहीं आएगा। बहुत और टैक्स के अगर मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट दरबार भी लगाए थे, आपने मेरे ख्याल आपने तो रेगुलर बैच ही लिया था ना, यस बट सर। उसके बाद मैंने स्टूडेंट दरबार भी लगाए थे, शायद आपको पता हो अगर आपने देखे हो, देखे थे। मैंने सर अटेंड किए थे, तो अटेंड किए थे मैंने सर पूरे। हाँ, तो वो स्टूडेंट दरबार में जो हमने क्वेश्चंस किए, तो उस मतलब मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं बच्चा कहाँ से वो सोल्व करे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, ताकि उसकी ना एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाए कि हाँ मुझे कोई डर नहीं है। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस मैनुअल इशू करता है, तो हम्म। आप उसको कर लीजिए, बहुत सबसे ट्रस्टेड सोर्स है। बिल्कुल। दूसरा, आप आरटीपी आईसीआई का जो इशू किया जाता है, आप उससे ट्रस्टेड सोर्स कुछ नहीं, क्योंकि सीए का कोर ही टैक्स है, हम्म। तो वहां वो गलती कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो एक तो आरटीपी हो गया, हम्म। और दूसरा अगर टाइम रिमेनिंग है आप लोगों के पास तो सबसे बेहतरीन होता है एक बार मॉड्यूल रेफर कर लीजिए, ऊपर ऊपर हम्म। से रेफर कर लीजिए कि क्या हम्म। वो किस लेवल का मॉड्यूल आपको दिया जा रहा है। बिल्कुल। और थर्ड चीज होती है स्कैनर पास्ट क्वेश्चन, हम्म। पास्ट ईयर ट्रेंड क्या रहा है, ना बिल्कुल। केवल सीएस का बल्कि आईसीआई का भी क्या ट्रेंड रहा है, क्योंकि बहुत बढ़िया। आईसीआई का कोर है टैक्स, और आईसीआई टैक्स में हमेशा ही आपको अच्छे क्वेश्चन प्रेजेंट करेगी, जो ऐसे क्वेश्चन प्रेजेंट करेगी जो बिल्कुल आपके प्रोविजन को याद दिलाएगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत आई। ये तो है, मतलब वही वही मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो सीएस के प्रैक्टिस मैनुअल है वो तो करें ही करें। यस सर। और मैं नॉर्मली क्लास के अंदर भी, अगर आपको ध्यान है, मैंने क्लास में भी कई बार कहा कि जो सीए के आईटीपी और एमटीपी होते हैं, एक बार मैंने स्टूडेंट दरबार के अंदर करवाए भी थे वो, यस कि जो सर, यस सर, रिवीजन करवाते टेस्ट हैं। पेपर हैं और मॉक टेस्ट पेपर हैं सीए वाले, अगर वो भी आप करके जाओगे ना तो आपकी प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाएगी। तो मेजर ना मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस टैक्स में बच्चा डरता क्यों है, पहली बात तो देखो होता क्या कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चा कहता है यार मैं सोल्व कैसे करूंगा। और मैं सिंपल सी बात कहता हूँ जी, जब तक आपके प्रोविजन क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होंगे। अगर प्रोविजन डेफिनेटली। क्लियर होंगे तो क्वेश्चन सोल्व होंगे, अगर सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो लाइफ में कभी सोल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरे प्रोविजन ही क्लियर नहीं है, तो बिना प्रोविजन के तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं ना, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है किसी ना किसी प्रोविजन पे टिका हुआ है। तो मेनली पहले प्रोविजन हमें स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। यही मेरे ख्याल से रोनित, यही आप कहना हाँ चाह रहे हो। जी सर, बिल्कुल जी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है बच्चे का कि जो थ्योरी मतलब थियोरटिकल पेपर होते हैं, बच्चे ने लिखा है कि जो थ्योरी पेपर होते हैं उसको किस तरह से हम प्रेजेंट करके आए, मतलब क्या सेक्शन नंबर लिखने जरूरी हैं या नहीं है, मतलब प्रेजेंटेशन कैसे हो थियोरटिकल पेपर की। सर सबसे पहले तो सीएस एग्जीक्यूटिव पे है तो सेक्शन इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि हम्म। एग्जीक्यूटिव में वो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता। हम्म। प्रोफेशनल लेवल पे गलत नहीं लिखनी, क्योंकि अच्छा। प्रोफेशनल का मतलब ही हो जाता है कि आप सीएस बनने वाले हैं, और बिल्कुल। अगर यहाँ आप चूक गए तो हम्म। वो समझ जाते हैं कि आप डिजर्व ही नहीं कर रहे। सही बात तो आप पहले पढ़ लो, 6 महीने बाद दोबारा मिलेंगे, फिर देखेंगे कि आप डिजर्व करते हो है। क्या। सही बात है। तो ये है। और दूसरी चीज सबसे सही होता है सर रेगुलेशन कोड करना, क्योंकि लिस्टिंग में जहाँ मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं वहाँ मैंने रेगुलेशन कोड किए हैं, अच्छा। जो भी रेगुलेशन एप्लीकेबल है वो कोड हुआ है वहाँ पे। तो अच्छा। और टैक्स में भी मैंने सेक्शंस कोड किए हैं। हम्म। तो सेक्शन कोड करना याद है तो एक चेरी ऑन द केक हो जाता है, क्योंकि ये और शो कर देता है कि आपने बहुत डेप्थ स्टडी की होगी, कि आपको सेक्शन याद है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो मतलब सेक्शन लिखने इंपॉर्टेंट हैं, अगर मतलब याद है तो जरूर लिख के आओ। तो यस सर, यस अच्छा, और डेफिनेटली सर। चलो सेक्शन नंबर तो एक अलग बात होगी, तो क्या और कई बच्चों का डाउट ये भी है कि क्या क्वेश्चन लिखते हुए बेयर एक्ट की लैंग्वेज ही हमें याद करनी है या अपनी नहीं लैंग्वेज सर, में हम लिख के आ सकते हैं। सर अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हैं, कंसेप्चुअली चलना चाहिए हमेशा। बेयर एक्ट का ऐसा रहता है कि अगर आपने कुछ ऐसा आपने पढ़े हुए हैं और वर्ड्स आपको रिटेन है तो एक दो आप यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसेप्ट मेन है, लैंग्वेज मेन नहीं। मतलब कॉन्सेप्ट आपका सेम होना चाहिए, लैंग्वेज आपकी अपनी हो बस। सकती है। यस सर, यस सर, क्योंकि सर मैं टैक्स का अगर हम देखते हैं तो टैक्स का बेयर एक्ट किसी भी पॉसिबिलिटी से वो फॉलो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें तो सवाल यही होता है कि हमने कंसेप्ट, मैंने भी कंसेप्ट ही लिखे होंगे और आई गॉट एन बहुत एग्जाम्पशन। इवन बढ़िया। लिस्टिंग में भी मैंने कोई रेगुलेशन बेयर एक्ट नहीं लिया तो उसमें मेरे एग्जाम्पशन है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कंसेप्ट मेन थे, लैंग्वेज मेन नहीं। मतलब आपका ये है कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज अगर याद नहीं भी है, अगर प्रोविजन याद है अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आओगे तो नंबर आपको यस सर, मिलेंगे। डेफिनेटली सर। बट सर वर्ड्स आपके थोड़े बहुत बेयर एक्ट जैसे होने चाहिए, जैसे अगर हम हाँ मतलब। जीएसटी की बात करते हैं तो आपने कई बार यूज किया होगा सप्लायर। अब हाँ सप्लायर का अपने आप में मीनिंग है, बिल्कुल अब सही आप बात है। वहां भी अपनी लैंग्वेज लिख देंगे तो पूरा हाँ सेंस ही मतलब खत्म हो वहां गया। आप सप्लायर की जगह सेलर लिख दोगे या ट्रेडर हाँ। लिख दोगे तो फिर वो सेंस गलत बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यस सर। ये तो है, जैसे मैंने नॉर्मली क्लास में याद आ रहा होगा, मैंने कहा था कि सेल पे जीएसटी है
बट सेल पे जीएसटी इसलिए नहीं है कि वो सेल है, क्योंकि सेल सप्लाई में कवर है, इसलिए जीएसटी है। यस सर, आपने कहा था, बहुत अच्छे से याद है मेरे को वो तो चीज। मतलब वही है कि अगर बच्चा लिख के आ जाए सेल पे जीएसटी है, उसको लगे यार मैंने सही लिख के आया है, जबकि सेल पे तो है ही नहीं। तो वो ये सप्लाई टर्म्स पे आपको याद जीएसटी है। करनी पड़ेंगी टेक्निकल, अगर यस सर। टेक्निकल टर्म्स लिख के आओगे तो नंबर आपको बढ़िया मिलेंगे, बहुत बढ़िया डेफिनेटली। मिलेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो बच्चों का है कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे, क्योंकि ये नालायक बच्चे हैं कई। अब ये नालायक बच्चे मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि और इवन ये नहीं, मैं भी नालायक कई बार बन जाता यस हूँ, सर, मैं भी मतलब अब लाइक हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा ये हो गया कि चलो मुझे अब काम करना पड़ता है बच्चों के लिए। बट कई बार ना मन नहीं करता, जैसे सिंपल सी बात है, हम पढ़ने के लिए बैठे 1 घंटा पढ़े, यार अब बाद में पढ़ लेंगे यार, ठीक है, या नींद आनी स्टार्ट हो गई, या कोई व्हाट्सएप पे मैसेज देख लिया, या सोशल मीडिया स्टार्ट हो गया। तो मतलब आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया कि नहीं मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए? तो आपको क्या चीज मोटिवेट करती थी? सर एक्चुअली जब मैं फेल हुआ था तो पहली चीज तो रिजल्ट ही मोटिवेट कर रहा था, क्योंकि उसमें फेल 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 लिखा था और वो चीज मुझे कन्वर्ट करनी थी पास में। तो बिल्कुल सही। पहला मोटिवेशन तो मेरा खुद का रिजल्ट हो गया था। हम्म। सेकंड मोटिवेशन थी कि मुझे रैंक लिस्ट में नाम चाहिए था, तो मैं हमेशा दिसंबर 19 की रैंक लिस्ट खोलता था और मैं कहता था मुझे यही नाम चाहिए, बहुत बढ़िया यार। या मेरा नाम होगा या मेरा रोल नंबर होगा। क्या और बात है। थर्ड मोटिवेशन ऐसा था कि सर मैंने कभी भी लाइफ में 4 बजे उठने की प्रैक्टिस फॉलो नहीं की थी अच्छा। जब फर्स्ट टाइम में उठ रहा था। और अच्छा। वो मुझे उठना था किसी चेंज के लिए। तो हम्म। पहला तो ये होता है ना सर कि आप जब तक कंफर्ट नहीं छोड़ेंगे तो कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही तो बात मैंने है। नींद का कंफर्ट छोड़ा। और जब अच्छा। मैं उठता था, क्योंकि तब ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि पेपर मर्ज हो गए हैं या कैंसिल हो गए हैं, हमें जून ही करना था और मुझे जून में ही रैंक लानी थी। हम्म। तो मैं उठता था और एक चीज हमेशा अपने आप से कहता था कि यदि आपको फेल होना है, वही चीज रिपीट करनी है, तो बैड है, आप सो सकते हैं। और अगर आपको पास होना है, रैंक लानी है, पास तो होने नहीं, रैंक लानी है, तो स्टडी टेबल में पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अब भाई। यहाँ तो दो ऑप्शन है, यहाँ चल ले जाओ या वहाँ चल ले हाँ जाओ। सही बात है, सही बात है, मतलब रास्ता तो बिल्कुल छोटा सा है ना। स्टडी यस टेबल सर। यहाँ है, बेड सामने है, मतलब या तो बस वहां लेट जाओ या यहाँ के बैठ जाओ, यहाँ बैठोगे तो कुछ मिल जाएगा, वहां लेटोगे तो कुछ चला ही जाएगा। ये तो है, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर जब मतलब आपने बोला कि मैंने अपना मतलब सुबह 4 बजे उठने की आदत बनाई, तो फिर उसको आपने आपको पता लगा भाई एग्जाम अब पोस्टपोन हो गए, यस सर। तो कई लोग ना इस चक्कर में सुस्ती मार गए। सुस्ती का मतलब क्या हुआ कि अब तो एग्जाम पोस्टपोन हो गए, चल 6 महीने डिले हो गए, छोड़ना बाद में जाके पढ़ लेंगे। तो क्या मतलब वही कहना चाह रहा हूँ कि 6 महीने डिले हुए फिर भी वही सेम मोटिवेशन रहा, या मोटिवेशन और बढ़ा या कम हो गया आपका? सर मोटिवेशन और बढ़ गया था, क्योंकि जैसे डिले हुआ तो समझ में आ गया था कि ऊपर वाला साथ दे रहा है, तो अपन बिल्कुल। को रैंक लानी है। सही क्योंकि बात है। ये चीज पॉसिबल नहीं थी, और जब पॉसिबल हुई तो तब मेरे मन में ये आ गया था कि कहाँ हम चूक कर रहे थे। क्योंकि जब मैं रिवीजन कर रहा था तो मेरे मन में बार बार खटक रहा था कि नहीं, ऑडिट में थोड़ा सा चेंजेस जरूरी है, नहीं गवर्नेंस में चेंजेस जरूरी है, हम्म। नहीं गवर्नेंस में और डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। तो वो चीजें मुझे टाइम मिल गई थी और मैंने डेफिनेटली सोच कर रखी थी जब ये टाइम आएगा मैं करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आफ्टर ऑल मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और मैं भी कहीं ना कहीं आलस कर सकता हूँ। बिल्कुल तो सही जब बात। 4 महीने कर करके मैं थक गया था तो 21 डेज का मैंने एक लीव लिया था। हम्म। लेकिन उसमें भी आपके वीडियोस थे, वो देख कंटिन्यू देख रहा था, चाहे डीटी मैंने आपसे तभी परचेज किया था। तो मैं तब देख रहा था वो चीज, और वो एक रूटीन में था कि हाँ, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, बस ये था बिल्कुल कि सही। स्टडी ना छूट जाएगा किसी भी। मतलब एक तो ये रूटीन, एक फॉलो एक करो। कंसिस्टेंसी आपने बना के रखी हाँ, लास्ट तक। कंसिस्टेंसी बनी रखी थी, मतलब एंड तक बनी है वो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप, अब मैं ना कई बार बच्चे लोग बोलते हैं और मैं कई बार कह कह के भी थक चुका हूँ कि जैसे कोई पास हो गया ना, जैसे मान लो तीनों ग्रुप निकल गए, अरे इसकी किस्मत यस अच्छी हो सर। गई, ठीक है, यस सर। आपका रैंक आ गया, अरे इसकी किस्मत अच्छी हो गई। तो क्या आपको लगता है कि किस्मत से रैंक आया है या मेहनत आपने की है? झूठ मत बोलना, यस मतलब सर। क्या आपने मेहनत की थी या किस्मत से रैंक आया है? सर एक चीज मैं आपको किस्मत के बारे में बोलूं तो आपकी और मेरी थोड़ी यहाँ थोड़ी सी सेम रहेगी, क्योंकि आपने जब स्टोरी अपनी बताई थी तो आपने बोला था कि आपके पंडित जी ने आपसे कहा था आप सीए नहीं बन पाओगे। बिल्कुल सही बात मेरे है। में सर बोला नहीं था, मेरे में लिख के दिया था कि अच्छा। आप हायर एजुकेशन ले ही नहीं सकते। और मैं तो उस दिन आपने से मैं उनको कसम खा दिखाया गया। रिजल्ट, उनको दिखाया रिजल्ट? सर वो अब भाई मतलब कह सकते हैं कि दुनिया में नहीं रहे, अच्छा मतलब अच्छा। बहुत एजेड हो गए थे वो। तो अच्छा अच्छा। डेफिनेटली मैं जाता, क्योंकि हम्म। मेरा पहला स्टेटमेंट यही था कि वो कहाँ रहते हैं। सही बात है। तो ठीक है, वो तो सडन डिमाइस उनका था। हम्म। और ये था कि ठीक है, अब मुझे उसको चेंज करना था। हम्म। क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे 11th में जब मैं था तो मुझे ये कहा था कि बेटा अपन बिजनेस में माइंड लगाते हैं, हम्म। क्योंकि पढ़ाई तो तेरे में वैसे ही लिखाई हो नहीं सकती। हाँ। तो मुझे उस दिन से चुप गया था कि नहीं, अब करना है। हालांकि 11th 12th इतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन जिस दिन से सीपीटी में एंटर हुआ था ना, उस दिन से मैंने एक चीज ठान की थी कि मुझे सीएस बनना ही बनना है। मैं एंटर सीपीटी के थ्रू हुआ था, हाँ। दिन सीएस का आ गया था, तो सीएस बनना ही बनना है।
बहुत तो बढ़िया मेहनत बहुत। से ही आती है सर, किस्मत तो लिख के ही दी थी सामने वाले ने कि आप नहीं कर सकते। हाँ सही बात है, उसने तो लिख दिया था बड़े बड़े शब्दों में हाँ कि आप सर। सीएस नहीं बन सकते। वो तो हमने यस हार्ड सर। वर्क किया और करके दिखाया, सही बात है सर। और मैं ऑलवेज ये बात कहता हूँ कि दूसरा बताने वाला कौन होता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर बिल्कुल सकते। सर। अगर आप अपने ऊपर बिलीव कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, मेरा तो ये मानना है। बहुत बढ़िया सर रोनित। एक्चुअली इसमें एक चीज़ थी, मैं प्रमाण सकल महाराज जी हैं, उनके प्रवचन हमेशा सुनता था। तो उन्होंने एक दिन क्लिप में चल रही थी और मैंने वो क्लिप में से सुन लिया था कि किस्मत लिखने वाले ना तो ऊपर बैठा है, ना धरती पे कोई बैठा है, किस्मत लिखने वाले आप ही। बिल्कुल सही बात है, अब बहुत आपको जैसी लिखनी है वो लिख दो। बहुत बढ़िया। मतलब मैंने ये देखो पीछे मैंने क्या लिख रखा है, ये स्वामी विवेकानंद ने क्या लिखा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यस सर। मतलब सिंपल सी बात है, आप अपनी डेस्टिनी के ना खुद क्रिएटर हो। कोई सिंपल सी बात है, आपका अगर रिजल्ट आया तो मैं गारंटी दे रहा हूं 99.99% वो आपकी वजह से होगा। सर सिंपल सी बात है, ये होता क्या है, कई बार ना हम दूसरे पे ब्लेम थोप देते हैं। ब्लेम थोपने से क्या होगा, आप कभी हार्डवर्क कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ चलो दूसरे का ब्लेम भी होगा, चाहे 10% होगा, 20, दूसरे का ब्लेम भी, मतलब दूसरे को आप बोल सकते हो, बट सिंपल जब तक आप अपनी कमी नहीं पकड़ोगे ना, आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर हो। सिंपल जो, मतलब आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये तो है। बहुत बढ़िया रोनित, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और, बच्चों का ये डाउट मेरे पास है कि जो ड्राफ्टिंग का मतलब पेपर है और सीआर का पेपर है, तो आपने उसको किस तरह से हैंडल किया? क्योंकि मतलब मेरे को लगता है बच्चों को ना प्रोफेशनल में एक तो सीआर का पेपर, एक थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का पेपर और टैक्स का पेपर। ठीक है, अगर मैं रैंकिंग दूं, फर्स्ट हो गया टैक्स, सेकंड हो गया सीआर और थर्ड हो गया ड्राफ्टिंग। तो सीआर और ड्राफ्टिंग को आपने किस तरह से हैंडल किया, कि उसमें आपने किस तरह से नोट्स बनाए, कैसे पढ़ा आपने, किस तरह से किया आपने? सर ड्राफ्टिंग सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सीएस का कोर है ड्राफ्टिंग। जब हम कभी भी इंटर्नशिप में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, तो ड्राफ्टिंग प्रोफेशनल की वजह से भी हम लोगों को जाना जाता है। हम्म। तो ड्राफ्टिंग में इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप हाईएस्ट लेवल ड्राफ्टिंग शो करो, बिल्कुल। है ना। कल को जब वो आपको निकाले मार्केट के अंदर, या आप जब सीएस बन के जाओ, तो सामने वाला तैयार रहेगा कि हाँ, इसको लीज एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने की नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, वो करेगा। सही बात है। तो हमें ड्राफ्टिंग की सबसे सर एक चीज़ है प्रैक्टिस। एग्रीमेंट को मैंने ज़्यादातर देखा है, वैसे बोलना नहीं चाहता था मैं ये चीज़, लेकिन ये मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो ड्राफ्टिंग को हवा में निकालने की कोशिश करते हैं हम्म। कि इंस्टीट्यूट ड्राफ्ट पूछ लेगा तो करना क्या, हम्म ऐसा 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 ऐसा। हम्म ये इस तरह से जो हवा में निकालते हैं ना सर, तो ये गलत है। हम्म ये सीधा सीधा गलत है, क्योंकि आपको बनाने की प्रैक्टिस नहीं है, आपकी प्रोफेशनल ड्राफ्ट में नहीं थी। हम्म तो ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, हम्म प्रोविजन आप पहले से पढ़ के आ रहे थे, तो वो तो आपके स्ट्रांग होंगे। लेकिन बिल्कुल अब आपको मॉडल्स एग्रीमेंट बनाना है, तो आपको पहले बना के देखो। तो बिल्कुल। मुझे याद है सर, मैंने अपील, रिवीजन, जो प्लीडिंग के जितने ड्राफ्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, मेरी सर एक 2 रजिस्टर पूरे भर चुके हैं उन चीजों से। अच्छा। बना के, मतलब इमेजिनेशन तो इमेजिनेशन, स्टोरी स्टोरी, और ड्राफ्ट की ड्राफ्ट तैयार बहुत, होती थी हमेशा। मतलब बहुत मेहनत, मतलब इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है आपने। 100% सर, 100%। बहुत फिर भी बढ़िया। सर 3 मार्क्स से एग्जाम्पशन रह गई, वो एक क्वेश्चन की वजह से, तो मतलब हुआ फिर भी करता है जी सर। सही। और सीआर में क्या आपने टेक्निक यूज की फिर? सर सीआर में भी एक मार्क्स से एग्जाम्पशन रह गई, तो वो दोनों पेपर बहुत करते हैं आज भी, मतलब उसमें 3 मार्क्स में 1 मार्क्स, बहुत तो अगर क्लियर में ऐसे होता एग्जाम तो फिर हुआ। ऑल इंडिया रैंक 5 आता आपका तो फिर। हाँ सर, हाँ डेफिनेटली, मतलब मेरा अगर भगवान साथ देते तो डेफिनेटली मैं एआईआर पे आता। हालांकि अभी भी ऐसी कोई वो नहीं है नहीं सर, बहुत है, देखो ठीक है, भगवान ने जितना है जितना उतना दिया बहुत ना है। शुक्रिया अदा करो। हाँ सर, वो हमेशा शुक्रिया अदा करता मतलब हूँ, क्योंकि सेटिस्फाइड हो कुछ कि भी हाँ नहीं था ठीक वहां है। से आगे। ये तो है बिल्कुल। ठीक है। तो सीआर में आपने क्या टेक्निक फिर फॉलो की आपने? सर सीआर में सबसे पहले 2 पार्ट होते हैं, आईबीसी और हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। और ठीक है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो होता है, उसमें सर हमें सबसे पहले तो ये देखना मेन है कि हमारा जो मेन फोकस है वो कहाँ होना चाहिए। और क्योंकि आईसीएसआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा प्रोफेशनल लेवल पे, कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज के धनी हो। क्योंकि आप जब कंपनी में जाएंगे या ट्रेनिंग में जाएंगे, तो वहाँ एक्सपेक्ट आपसे कुछ अलग किया जाता है कि बिल्कुल ठीक है, आपकी नॉलेज अच्छी खासी हो। तो बिल्कुल। सबसे पहले जो सीआर की पोर्शन में बात किया जाए, तो 230 से 240 सेक्शन पे कमांड प्रॉपर होनी चाहिए, अलॉन्ग विद द रूल रेगुलेशन। तो ओके। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन रूल 2014 जो हम फॉलो करते हैं, उस पे आपकी पकड़ प्रॉपर होनी चाहिए। एंड बेसिक चैप्टर की पकड़ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि किस टाइप का मर्जर है, किस जगह का काम आता है, क्या नीड है, क्या एडवांटेज है।
कंसेप्चुअली जब आप मर्जर को समझेंगे तो आधी चीजें कवर आपकी नॉर्मली हो जाती है। बिल्कुल। अब पार्ट आता है आईबीसी का, तो वो आईबीसी नहीं होता, वो आईबीसी लिक्विडेशन वेंडिंग का इस तरह से बढ़ता है। अच्छा। तो लिक्विडेशन वेंडिंग का आपको पहले ये देखना होगा कि कंपनी को जब हम बंद कर रहे हैं तो आपका क्या रोल वहां पे है। हम्म। आप बतौर ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर एक्ट कर रहे हो तो आपको उस तरीके से सोचना होगा। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये देखना होगा कौन कौन से प्रोविजंस वहाँ एप्लीकेबल होंगे लिक्विडेशन के, वैल्यूएशन किस एस्पेक्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के सर प्रोविजन पे कमांड प्रॉपर होनी चाहिए, वो स्टार्टिंग से ही बनेगी, स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी अगर आप फॉलो करोगे तो ही बन पाएगी, एंड में वो एकदम नहीं और होता। और प्रेजेंट। आईपीसी हाँ ठीक है, हाँ बहुत कंटिन्यू। सिंपल पार्ट है आईबीसी। तो आईबीसी में प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को ज्यादा पूछेगा कि फाइलिंग कैसे होती है, टाइमलीनेस क्या है, और उसका जो फंक्शनरीज है आईबीसी के वो कौन कौन से, पिलर्स आईबीसी के कौन कौन से, क्योंकि वो अभी अभी आया, मतलब हम्म। 2016 में ही हाँ आया, हाँ हाँ तो बिल्कुल। आईसीएसआई बहुत ज्यादा फोकस उसे दिखाता है। ये तो है, बिल्कुल है। और प्रेजेंटेशन वही सेम अपनी नॉर्मल जो आपने बोला कि राइट सर। मतलब प्रेजेंटेशन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज अगर है इसके अंदर। सर प्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो सेक्शन अगर आपको याद है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद था कि जब मेरा पहला क्वेश्चन मैंने आईबीसी का देखा तो मुझे सेक्शन याद था, तो मैंने वहाँ सेक्शन लिखा और उसके बाद मैंने उसको अंडरलाइन किया। जितनी जरूरत है क्वेश्चन की उतना ही लिखना है, कई बार हमें लगता अच्छा है कि हमें हाँ, और ये आता है भी। और आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा तो नहीं है कि शीट भरो मार्क्स लो, शीट भरो मार्क्स लो भाई, 5 नंबर, 5 नंबर में कितनी शीट भरें, क्या वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? नहीं 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 सर, आईसीएसआई ने ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी तक दिया नहीं है अच्छा। कि 5 नंबर में इतना ही लिखना है, वो तो कंसेप्चुअल डिपेंड होगा कि कितना लिखना है। क्योंकि अगर वो आपसे, मेरा पहला क्वेश्चन था कि 66 वोटिंग राइट से रिलेटेड था कि अगर हमें एक्सटेंड करना है टाइमलाइन को तो कितनी वोटिंग चाहिए, तो हमें उसमें प्रोविजन सेक्शन 12 को ही मेंशन करना था, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। तो मेरा हाफ, मतलब एक पेज का हाफ ही हो पाया। मतलब मेन ये बात है कि जितना उसने पूछा उतना ही आप लिख के आओ, बिना बात की बातें वहां मत लिख के आओ, वो ना नहीं तो नहीं नहीं पढ़ेगा सर। और इवन नंबर देने की बजाय नंबर काट लेगा। हाँ 100%। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो ना, आपको अब सीएस बनाना है, अब वो जब सीएस बनाना चाहता है वो वही तो देखो ना। एक क्लाइंट आ गया जी, क्लाइंट कहता है जी मुझे जीएसटी में ना रजिस्ट्रेशन कब करवाना है वो बता दो। सीएस कहता ले तू रजिस्ट्रेशन, मुझे सारी नॉलेज है। कहता भैया तुम आईटीसी ऐसे क्लेम करोगे, सप्लाई इसे कहते हैं, और ये वैसे होगा एग्जाम। वो कह रहा है भाई मुझे रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, मतलब जो मेन है वो तो बता दिया बाद में, बाकी फिजूल की बातें पहले, तो नंबर वो क्यों देगा? नहीं देखा सर, तो मतलब क्योंकि वही सर है। हाँ। एग्जामिनर का सबसे पहला व्यू ये होता है कि एग्जामिनर पे टाइम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। इनका मेन प्रोफेशन नहीं है कॉपी चेकिंग करना, इनका बिल्कुल साइड सही। है ये। बिल्कुल सही बात है। तो उन पे टाइम लिमिटेड है और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो सामने वाले से कि वो पूरा आंसर पढ़ेगा, वो तो बहुत हाँ इसलिए मतलब। जब प्रेजेंट करते हैं तो हाईलाइट करना, आप हाईलाइट कर दीजिए इंपोर्टेंस वर्ड को, कंक्लूजन को थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए कि क्या कंक्लूड कर रहा है। जितना कंजाइज प्रिसाइज बनाने की कोशिश करेंगे उतना कंजाइज और प्रिसाइज बनाने की कोशिश कीजिए उस आंसर को, उसको मटेरियल चीजें दे दीजिए कि हाँ ये है, ये आपको नॉलेज बस बिल्कुल इतना सही सा बात। चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं नॉर्मली क्लास में ना कई बार कहता भी हूँ कि एग्जामिनर आपके पेपर में वही देखेगा जो आप उसको दिखाना चाहते हो। मतलब सिंपल सी बात है ना सर, अगर मान लो मैंने 20 लाइनों का एक आंसर लिखा है, तो अगर 20 लाइनों में मैंने कुछ पॉइंट्स अगर अंडरलाइन कर दिए, तो वो वही देखेगा जो अंडरलाइन है। इट मीन उसको पता लग जाएगा कि आप बच्चे ने क्या लिखा है। अगर आप 20 लाइनों का आंसर लिख के आ रहे हो, लंबी लंबी लाइनें हैं, बीच में कई कटिंग है, फिजूल की बातें, वो नंबर क्यों देगा? तो सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोफेशनल, देखो मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखो सीएस बनने वाले हो कुछ ही घंटों के बाद। और जब आप सीएस बनने वाले हो ना, तो ये सोच के एग्जाम देना कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी किसी क्लाइंट को कैसे कंसल्ट करोगे। अगर वही आंसर आप देख के आओगे, 100% आप पास हो जाओगे। मेरा मानना ये है। रोनित, मैं सही तो तो मेरा भी मानना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सर मैंने यही मान के भी कॉपी लिखी थी। हाँ बस तभी तो आपका ऑल इंडिया रैंक नहीं ना, ये देख लो। सर मतलब जो मैं चीज़ें यहाँ बोल रहा हूँ वो कोई नई चीज़ें नहीं है सर। आप हो गए और काफ़ी टीचर्स यहाँ मैं हो बताता हूँ, मैं इनको, मैं नॉर्मली क्लास में ये सारी, बोल रहे पता हैं। है, सुनो ध्यान से, मैं अब क्या कर, मैं नॉर्मली क्लास में बोलता हूँ ना, बच्चे पता क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक लेके आओ पहले, उनके मुझे सुनेंगे तो मैं संतुष्टि होगी। आपका क्या है? तो मतलब मैं इनको बताता हूँ, देख लो नालायको, वही सेम बातें बोल रहे हैं, मेरी बातें मान लिया करो। चलो, तो एक अब दो क्वेश्चन लास्ट हैं बस मेरे। एक तो फटाफट से ये बताओ, झूठ मत बोलना, पाप लगे तो काली माता आएगी। रोनित, ऐसा क्या खाया पिया आपने की रैंक आ गया? क्या सर ऐसा खाया? खाया पिया मतलब खाने पीने का तो सर था कि सर जो मिल जाए खाना, मतलब घर का खाना था उस टाइम तो, और
खाने पीने पे ज्यादा फोकस कभी किया ही नहीं था मैंने, मतलब झूठ मत टाइम बोलो, टाइम था कोई किसी ने मुझे कहा है कि मार्केट में वो दवाई वाली दुकान पे रैंक की गोली डेली खाते थे आप। नहीं नहीं सर, ऐसा होता तो मैं दिसंबर में नहीं खा लेता, तो 20 तक इंतजार क्यों करता मैं। तो तो मतलब ये था। ऐसी कोई गोली नहीं आती रैंक की? नहीं सर, ऐसी आज तक तो नहीं बनी। अच्छा नहीं बनी, ठीक है। सर ऐसा था कि सबसे पहले तो मतलब एक रूटीन खाना हमें लेना चाहिए, प्रॉपर डाइट हम लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम पे तबीयत खराब हो जाए। तो बिल्कुल। ये थोड़ा सा ध्यान हमें रखना चाहिए डाइट के ऊपर, और बिल्कुल बाकी सही कोई बात। स्पेशल खाना नहीं बिल्कुल। खाया मैंने। और कितनी रिवीजन हर पेपर के लिए, कम से कम कितनी रिवीजन करके जानी चाहिए एग्जाम से फाइव पहले? 5 to 6। 5 to 6? 6। सुन लो नालायक को, 5 to 6 कह रहे हैं, पता क्या कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मतलब जैसे कोचिंग खत्म होगी उसके बाद अगर एग्जाम देने जाए तो हो जाएगा काम। नहीं सर, कोचिंग में तो सर हमने सब ऐसा मतलब ऊपर ओवरव्यू डेप्थ में जाके पढ़ा है, अब उसको कंजाइज नहीं करेंगे, एक जगह इकट्ठा नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा। मतलब कम से कम देखो, सिंपल सी बात है, सेल्फ स्टडी जब तक बढ़िया से नहीं करोगे ना, मार्क्स बढ़िया नहीं आएंगे। सेल्फ स्टडी डेफिनेटली बहुत सर। जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग तो। सर एक रिवीजन में ऐसा भी है कि जैसे मेरे 20 दिसंबर से एग्जाम थे, तो मेरा पहला टारगेट ये था कि 1 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक क्या करना है, सुबह से लेके शाम, ये हमारे पास पहले से तैयार होना चाहिए। ये मतलब और बहुत जरूरी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीस हाँ। से तीस जो हम्म। रहता है सर, जो एग्जाम टाइम होता है, उसमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि मुझे याद है मेरा सेंटर 10 किलोमीटर दूर था, और मैं गाड़ी से जाता था, तो 10 किलोमीटर आना और जाना, ये ट्रैवलिंग पहले मेरी होती थी। बिल्कुल तो सही बात। पहले तो 10 किलोमीटर चलना, और ग्वालियर में ठंड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है, क्योंकि दिल्ली के पास ही आता है, हाँ तो इसका असर आता है हस्बैंड ठंड में। सही तो बात है। उस वक्त और स्थिति खराब, तो मेरे पास माइंड में होता था कि मुझे 5 बजे आना है, या हम्म। 5 बजे सेंटर से निकलना है, तो 6 साढ़े 6 तक रेडी हो जाना है, और 7 मतलब थोड़ा सा रेस्ट लेके 7 से पढ़ना है। और जब हम नया सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, तो पुराना जो पेपर दिया है उसका नहीं सोचना। बिल्कुल सही बात है, मतलब पुराना पेपर तो साइड कर दो, नए पेपर की तैयारी करो, अगर पुराना बीच में लेके आ गए तो अगला पेपर भी खराब हो जाएगा। क्रॉस चेक नहीं करना चाहिए कभी भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि बदल नहीं सकते आप, लेके आए। जो आप लिख के आगे वो तो आप बदल सकते नहीं, उसके चक्कर में अगला पेपर भी खराब कर दोगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा, ये तो है। चलो रोनित, अपनी तरफ से कोई लास्ट मैसेज पूरी की पूरी फैमिली के लिए, जो दिल से आपके निकले कि हाँ बस ये मैसेज है सर मेरी तरफ से, अगर ये फॉलो करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। सर सबसे पहले एक मैसेज मैं ये दूंगा कि जो मैंने भी हमेशा फॉलो किया है अपनी लाइफ में, और आज भी मैं करता हूँ, कि आपने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है, आपको अचीव करना है, तो आप सबसे पहले तो टारगेट सेट कर लीजिए कि अचीव क्या करना है, और आप उस हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग कीजिएगा, तो आप अचीव डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत पहला, बढ़िया। और दूसरा सर, हार्डवर्क हमेशा करना ही है, और हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं बिल्कुल होता, सही तो बात। वो तो हमेशा करना है, बट प्रोफेशनल लेवल पे स्मार्टली तरीके से करना है, क्योंकि हार्डवर्क का भी तरीका होता है। और सही बात है। तीसरा चीज ये होता है कि प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर शेड्यूल, और अपने साथ धोखा नहीं देना। सबसे बहुत बड़ी बढ़िया। बात बोलो तो अपने को धोखा मत देना, बाकी ठीक है चल जाएगा। हाँ अगर सही आप बात पढ़ है। रहे हो और व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, तो वो पढ़ाई नहीं हाँ है। वो अपने आप से आप चीट कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे कि डिग्री आपको मिलनी है, आप व्हाट्सएप चला के बैठे हो, कहीं ना कहीं नुकसान तो आपको ही होगा, रिजल्ट आपका शो कर देगा, बिल्कुल। डेफिनेटली सर। ये तो है बिल्कुल। तो मतलब रोनित की बातें आई थिंक अब आपको समझ में आई होंगी, सिर्फ एक जो मुझे लगता है कि रैंक 9 एक क्रक्स निकल के आ रहा है कि कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, टाइम टेबल आपका जरूर बना होना चाहिए। ठीक है, अपने आप से चीट कभी मत करना, और ये समझो कि अभी हमने कुछ अचीव नहीं किया, हमने अचीव करना है, तो अगर क्या अचीव करना है उसको देख के अगर तैयारी करोगे तो 100% आपका रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच रोनित, थैंक यू। और बताओ कुछ, वैसे ही नॉर्मल हालचाल बढ़िया सब? सर बढ़िया सर, मतलब अच्छा, मेरे लिए तो बिगेस्ट। मेरे ख्याल से आपकी ट्रेनिंग भी लगी सिप्ला में, आप नहीं सर, जो। सप्ला में मेरा हो रहा था इंटरव्यू, फाइनल राउंड था मेरा, उस वक्त कुछ प्रॉब्लम थी, तो कैंसिलेशन उसको मैंने कर दिया था अच्छा। मेरे साइड से, और अभी भगवान के आशीर्वाद से रिलायंस का फाइनल इंटरव्यू मेरा कंडक्ट होना रह गया है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तो मैं फाइनल तक तो पहुंच गया। बाकी हाँ सर, हार नहीं मानी, अगर यहाँ नहीं भी होता टेंशन तो फिर मैं टेंशन मत लो, होगा, नेक्स्ट स्टेप ऑल द लूंगा। वेरी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से भी और सब बच्चों की तरफ से भी, और मैं कह रहा हूँ जहां पे भी होगा ना, सबसे बेस्ट जगह होगा, ये ध्यान रखना बस। थैंक यू सर, बस सबसे अब बेस्ट आपके होगा। आशीर्वाद है तो मतलब आगे जाएगा। टेंशन मतलब द बहुत आगे। बिगेस्ट अचीवमेंट एवर की आपसे मतलब इस तरीके से बात हो पा रही है, तो ये तो अपने आप में मैं कहूँगा बिगेस्ट अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बाकी अब भूल मत जाना कभी बड़े होने के बाद कहीं कहो जी कौन नहीं सर विवेक सर। आप, नहीं नहीं सर, आप तो फ्री के रहना, बस सर कभी हम आए तो हमें थोड़ा सा मैं टाइम आपका मिल जाए, यही बिल्कुल, बहुत है। कभी दिल्ली आओ तो जरूर मिलना यार। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ठीक है।
और बाकी अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना, ठीक है, उनके चरण स्पर्श करना मेरी तरफ से, और जी आशीर्वाद सर, उनको बोलें कि मुझे दें, कि मैं बच्चों के लिए बिल्कुल मेहनत सर। करता रहूं बस, ठीक है। चलो और रोहित, ओके, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सर। एंड ऑल द बेस्ट बोल दो बच्चों को। ऑल द बेस्ट ऑल टू द बेस्ट जी, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय जी, बाय बाय एंड सर, जी। द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, और मैं मौसी जो है ये वीडियो देखेंगी, तो स्पेशली क्योंकि उन्होंने बहुत किया है माँ बाप ने और मौसी ने, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, इफ यू बिल्कुल अलाउ। बिल्कुल, मौसी जी सुन लो, और मौसी जी को ये वीडियो क्लिप काट के जरूर भेज देना, मौसी जी, आपका बच्चा देख लो क्या बोलेगा, बोलो। अंजू मौसी एंड कंचन मौसी एंड ऑल द मौसी, थैंक यू सो मच। आपकी आशीर्वाद से आज मैं इस लेवल तक पहुंचा हूँ। आपने हमेशा मुझे अपने पन जैसे प्यार दिया, मेरे लिए जब भी जो बन पड़ा किया। पापा के लिए मैं इतना बोलूंगा कि उन्होंने अपनी जरूरत से ज्यादा किया है, दिन भर हार्ड वर्क किया है और मुझे इंस्पायर किया है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। और मम्मी के लिए मैं बोलूंगा कि उन्होंने रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यार बरसाया। उन्होंने कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि नहीं सीएस क्या होता है। उन्होंने बाकायदा पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दी, जब गलत राह पे थे तो बाकायदा सही पे किया कि हाँ, कभी हम आलस भी करें तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम पढ़ाई करनी है, कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने दी। तो थैंक यू सो मच मौसी को भी। एंड फॉर सर, बहुत बढ़िया। सर के लिए मैं बोलूंगा कि गाइडेंस प्रॉपर आया, डायरेक्शन प्रॉपर आया, हेल्प प्रॉपर आई। तो थैंक यू सो मच सर आपको भी, क्योंकि थैंक आपने यू यार, आज इस लेवल पे नहीं होते। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो मेरे को लग रहा है आप बोलते हुए जो इमोशनल आप हो ना, वो मेरे अंदर एक इमोशन मेरे को भर गई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज मेरा रिजल्ट आया, और जैसे आप पेरेंट्स के लिए बोल रहे हो ना, मतलब वही सेम फीलिंग दिल से निकलती है पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने साथ दिया वाकई। थैंक यू सो मच रोनी, थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सर। वंस अगेन थैंक जय यू हिंद, सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय थैंक यू जी, सर। एंड ऑल द बाय बेस्ट, सर। थैंक यू सो मच।